ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, एक आर्टरीज होती हैं, एक वेन्स होती हैं और एक उनके दरमियान में कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। देन आर्टरीज के अंदर भी मेजर आर्टरीज होती हैं, देन मिडिल साइज होती हैं, देन स्मॉल साइज होती हैं, आर्टेरियोल्स होते हैं। इसी तरह वेन्स के अंदर भी लार्जर वेन्स होती हैं, स्मॉल वेन्स होती हैं, मीडियम साइज होती हैं और लास्ट में वेनियोल्स होते हैं। खैर, तो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि ऑलरेडी हमें पता है। जैसे कि आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज जो है हमारे पास वो थिक वॉल्ड वेसल्स होती हैं। हर चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेन हो, इन दोनों के अंदर तीन तीन लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है जिसे ट्यूनिका का मतलब लेयर है, एक आउटर लेयर होती है जिसे आप एक्सटर्ना कहते हैं और ये कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है। कोलेजन फाइबर असल में प्रोटीन्स होती हैं एक तरह की, जो कि आपकी बोन्स में भी पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती हैं, कार्टिलेज में भी पाई जाती हैं। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना दोनों की ये मेंशन है यहाँ पे। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये बनी हुई है किससे? कोलेजन फाइबर से। जो मेजर डिफरेंस आता है वो मीडिया के अंदर आता है। जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो कि दरमियान वाली लेयर होती है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनमें स्ट्रेच होने की एबिलिटी होती है। तो स्मूथ मसल्स जो हैं उनके कंटेंट के ऊपर बड़ा डिफरेंस होता है। ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये असल में डिफरेंशिएट करती है आर्टरी और वेन को। जो आर्टरीज होती है उनकी ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिक होती है, उसके अंदर ज्यादा स्मूथ मसल होता है, जबकि जो वेन्स होती है उनकी ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन होती है। उसके बाद ट्यूनिका इंटीमा होती है। इंटीमा का मतलब अंदर वाली लेयर होती है। ये असल में एंडोथेलियम एक तरह के सेल्स की लेयर होती है, बहुत बारीक लेयर होती है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है और उन सेल्स को हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, यही हमारे पास जो प्लान होता है, इनका जो बनावट होती है वो इसी तरह से होती है। तो आर्टरीज जो है उनकी थिक वॉल्ड वेसल्स, ये आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड वेसल होती हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन ट्यूनिका मीडिया जो है असल में उसकी बेसिस के ऊपर ये डिफरेंस आता है। आर्टरीज चूंकि थिक वॉल्ड होती हैं तो इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर्स होते हैं वो हाई होते हैं वेन के मुकाबले में। उसकी वजह ये होती है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो भी ब्लड आता है वो इन वेसल्स के अंदर आता है। अब चूंकि इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है, तो अगर ये वेसल थी, ठीक है, और जो हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट ने पंप किया तो ये वेसल स्ट्रेच होगी। जब ये वेसल स्ट्रेच होगी तो इसका साइज इस तरह का होगा। अच्छा, अब अगर इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू नहीं होता तो ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता। उसकी वजह ये है कि जो भी प्रेशर हार्ट ने लगाया था वो सारा का सारा साइज को इंक्रीज करने में जाया हो जाता है। लेकिन चूंकि इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू होता है तो ये रिकॉइल होता है। जब ये रिकॉइल होता है तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है उसका प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, आर्टरीज जो है मेजर आर्टरी होती है जो कि आपका लेफ्ट एट्रिया होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उससे जो बड़ा ट्रंक निकलता है वो आपका एओर्टा होता है। एओर्टा के बाद आपकी लार्ज साइज आर्टरी होती है, फिर मीडियम साइज आर्टरी होती है, फिर स्मॉल साइज आर्टरी होती है, एंड उसके बाद आपके आर्टेरियोल्स होते हैं और आर्टेरियोल्स के बाद जो है वो कैपिलरीज आती हैं जिनके अंदर एक्सचेंज होता है। वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स जो है आर्टरीज के हवाले से एक दो बातें और हैं जो कि हमें मेंशन नहीं है। आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं, यानी अगर आप सुपरफिशियली फील करते हैं तो जो भी चीजें आपको फील हो रही होती हैं वो वेन्स होती हैं। जो भी वेसल्स आपको फील हो रही होती है, जो नजर आ रही होती है, वो वेन्स होती हैं, क्योंकि आर्टरीज डीप होती हैं, मसल्स के दरमियान से जा रही होती हैं, तो वो आपको इतना सुपरफिशियली देखने में नजर नहीं आते। आर्टरीज जो उनके अंदर ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ वो करता है और जड़की होता है। अगर आप किसी आर्टरी के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको पल जो आपको वो है प्रेशर है वो फील होगा और वो रिदम के अंदर होता है। जैसे जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पुश होगा और जब ब्लड पुश होगा तो आपकी उंगलियों से टकराएगा तो आपको पल्स फील होगी। तो आर्टरीज जो है उनके अंदर पल्सेटाइल ब्लड फ्लो होता है, जबकि वेन्स के अंदर स्मूथ ब्लड फ्लो होता है। इसी तरह से जो आर्टरीज हैं, मेनली आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हो गई या अम्बिलिकल आर्टरी हो गई उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन्स जो होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से एक और डिफरेंस ये होता है कि जो भी वेसल ब्लड जो है वो हार्ट से लेकर जाती है वो आर्टरी कहलाती है और जो भी हार्ट की तरफ वापस लेकर आती है वो वेन कहलाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में होते हैं। तो आर्टरीज के बाद ब्लड आर्टेरियोल्स में जाता है, आर्टेरियोल्स के बाद कैपिलरीज में जाता है, इसके ऊपर अभी हम आते हैं। कैपिलरीज के बाद अब जो ब्लड आएगा वो वेन्यूल्स के अंदर आएगा, स्मॉल वेन्स के अंदर आएगा और फिर वो स्मॉल वेन्यूल से होता हुआ लार्जर वेन्स के अंदर आएगा। वेन्स जो है वो थिन होती हैं एज कम्पेयर टू द आर्टरी और दे आर मोर एक्सपेंडेबल। देखें, एक्सपेंडेबल होने का मतलब ये है कि इनके अंदर इलास्टिक टिश्यू कम है। जब इलास्टिक टिश्यू कम है तो इनके अंदर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई जनरेट नहीं होंगे।
और ये क्यों थिन होती हैं और क्यों एक्सपेंडेबल होती हैं, क्योंकि इनके अंदर स्मूथ मसल की लेयर जो है वो आर्टरीज के मुकाबले में थिन होती है। वेन्स के अंदर एक तरह के दरवाजे होते हैं जिन्हें हम वन वे वाल्व्स कहते हैं। ये वन वे वाल्व्स मेक श्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, यानी टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा हो। अगर ये वन वे वाल्व्स ना हो तो अगर आप खड़े में हैं तो सारा का सारा जो ब्लड है वो आपके पैरों के अंदर जमा हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये वन वे वाल्व्स होते हैं जो कि वेन्स के अंदर ब्लड को पुश करते हैं। हार्ट के अंदर जो आर्टरीज हैं उनके अंदर तो ब्लड हार्ट पुश कर रहा है, लेकिन वेन्स के अंदर जो ब्लड पुश होता है आगे वो एक तो वन वे वाल्व्स की वजह से होता है और दूसरा जो हमारे मसल्स होते हैं उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेन्स हैं वो स्क्वीज होती हैं और जो ब्लड उनके अंदर मौजूद होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और जो वाल्व्स होते हैं वो उन्हें वापस आने से बचाते हैं। तो इस तरह से जो ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ जाता है। कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो कैपिलरीज असल में ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कैपिलरीज वो एरियाज होते हैं कि जहाँ पे एक्सचेंज होता है, यानी आर्टरी और वेन इनकी दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि इनमें से चीजें निकल नहीं सकती, ठीक है। और इनके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो मैंने बताया कि अंदर वाली जो लेयर होती है जो एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती है, आर्टरीज और वेन के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके दरमियान इतनी स्पेसेस नहीं होती कि यहाँ से कोई चीज निकल सके, लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं उनके एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान में स्पेसेस होती हैं और इन स्पेसेस के थ्रू फ्लूइड जो है वो निकल के जाता है और सेल्स जो है उनको ऑक्सीजन ग्लूकोज और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सप्लाई होती हैं। तो वो इस कैपिलरीज के लेवल के ऊपर होती हैं, कैपिलरीज के लेवल पे एक्सचेंज होता है और किसी लेवल के ऊपर एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना आर्टरीज ना वेन्स के लेवल पे। तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज हो रहा है, जहाँ पे बहुत बारीक सी वेसल्स होती हैं। यहीं पर तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होते हैं वो एक्सचेंज होती हैं। जो वेस्ट होता है वो ब्लड के अंदर शामिल होता है, जो भी हार्मोन्स है वो यहाँ से निकल के जाते हैं। कैपिलरीज जो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है एंडोथेलियम की और उनके दरमियान स्पेसेस मौजूद होती है और इन्हीं स्पेसेस के थ्रू जो है वो फ्लूइड लीक करके जाता है और फ्लूइड के अंदर जो भी मटेरियल जाना होता है सेल्स तक वो जाता है। तो जो भी सेल्स हैं उनके अराउंड एक फ्लूइड होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ये आपकी कैपिलरी जा रही है। तो इस कैपिलरी से फ्लूइड निकल के आएगा इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से चीजें एक्सचेंज होंगी सेल्स के दरमियान। सेल्स में से जो भी चीजें निकल के आनी है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है पहले और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो कैपिलरीज में शामिल हो जाते हैं और जो भी चीजें जानी होती हैं जैसे ग्लूकोज है वो कैपिलरीज से पहले जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगा सेल में। तो ये जो एक्सचेंज होता है वो सेल्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में होता है और कैपिलरीज कोई भी चीज जो छोड़ती है वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ती है जो कि सेल्स को सराउंड कर रहा होता है। इसके जो सेल्स हैं जिन्हें हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो इतनी होती हैं कि इनसे फ्लूइड निकल सके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल सके, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती कि जो ब्लड के सेल्स हैं लाइक रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स हैं तो वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर कैपिलरी है तो ये इसके सेल्स हैं, इनके दरमियान स्पेसेस से ये तीन चीजें क्रॉस नहीं कर सकती। इसी तरह से जो ब्लड की प्रोटीन्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो हमेशा हमेशा ब्लड के अंदर रहती हैं। सिर्फ वो चीजें जो स्मॉल इन साइज होती हैं वो इसको क्रॉस करके जा सकती हैं। आर्टेरियोल्स का रोल क्या है वेजोडाइलेशन वेजो कंस्ट्रक्शन के अंदर? वेजोडाइलेशन का मतलब है ब्लड वेसल का साइज बड़ा हो जाना। ये अगर नॉर्मल साइज था ब्लड वेसल का तो अगर ये साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये वेजोडाइलेशन कहलाती है। ये साइज इतना था और साइज कम हो रहा है तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन कहलाती है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि बॉडी के किस पार्ट को इस वक्त ज्यादा ब्लड की जरूरत है या किस पार्ट को कम ब्लड की जरूरत है, तो उस हिसाब से वेसल्स का साइज कम भी किया जाता है, ज्यादा भी किया जाता है। और इनके अंदर जो रोल होता है वो असल में आर्टेरियोल्स का होता है। ये आर्टेरियोल्स है हमारे पास। आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज का जो जंक्शन होता है जहां पर आर्टेरियोल से कैपिलरीज फॉर्म हो रही होती है वहां पे कुछ समझ लें छोटे से मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्फिंक्टर्स और ये कैपिलरीज से पहले हैं तो ये कहलाते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। असल में ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं जो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कैपिलरीज की तरफ जाने वाला ब्लड जो है वो कम हो जाएगा और अगर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स करेंगे तो ब्लड आराम से फ्लो करेगा। तो इसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि किस पार्ट को इस वक्त ब्लड की ज्यादा जरूरत है, किस पार्ट को ब्लड की कम जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम गर्मियों में देखें तो हम फ्लश नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, लाल लाल से नजर आ रहे होते हैं। वो इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और बाहर भी बहुत ज्यादा हीट होती है, तो हमें वो हीट निकालनी होती है अपने इंटरनल बॉडी से ताकि बॉडी जो है वो कूल रह सके। तो जो भी ब्लड वेसल्स स्किन की होती हैं उन्हें डायलेट कर दिया जाता है। जब उन्हें डायलेट कर दिया जाता है तो ज्यादा ब्लड फ्लो होता है इसमें। जब ज्यादा ब्लड फ्लो होता है तो हीट निकल के बाहर चली जाती है।
तो जब ये डायलेट होती हैं तो ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, तो दिस इज नोन एज वेजोडाइलेशन। और ये इसलिए किया जाता है ताकि बॉडी से हीट को जाया किया जा सके। लेकिन इसके मुकाबले में सर्दियों में क्या किया जाता है, सर्दियों में वेसल्स को पतला कर दिया जाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन की जाती है। वो इसलिए की जाती है ताकि इसमें से कम ब्लड फ्लो हो, जब कम ब्लड फ्लो होगा तो कम हीट लॉस होगी बॉडी से और बॉडी में हीट कंजर्व रहेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड कि इस वक्त ऑर्गेनिज्म की नीड क्या है, तो उसकी बेसिस के ऊपर वेजोडाइलेशन या वेजो कंस्ट्रक्शन की जाती है, और वो की जाती है आर्टेरियोल्स के जरिए और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के जरिए। अब जैसे कोई टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू है उसको फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की डिमांड उसकी ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि आप एक्सरसाइज करने लगे, जब आप एक्सरसाइज करने लगे तो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो आपकी बढ़ गई, आपके मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। उन केमिकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो केमिकल हो सकता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो केमिकल हो सकता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, वो केमिकल हो सकता है। तो वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो केमिकल्स एक्ट करते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के ऊपर, और इन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को जो है ना वो खुलवा देते हैं। जब ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर खुल जाते हैं तो ब्लड फ्लो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ लोकल केमिकल्स भी ये काम कर सकते हैं, और बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है इन आर्टेरियोल्स का जो साइज है, इस आर्टेरियोल के साइज को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक हमारा वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे हाथ पैर के मसल्स को कंट्रोल करता है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, और एक वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वो खुद ब खुद चलता है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो वो खुद से डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द टिश्यू कि किस एरिया के आर्टेरियोल्स को खोलना है, किस एरिया के आर्टेरियोल्स को कम रखना है। देन लेट्स टॉक अबाउट वैस्कुलर पाथवे। हमारे पास दो तरह की सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, दो तरह की सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सिस्टेमिक, आई थिंक इसके ऊपर बात हो चुकी है। अच्छा, ये दो तीन अलग चीजें हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले वो राइट एट्रियम में आया था। अगर हम ये बना दें चार चेंबर का हार्ट, तो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से जाएगा वो दोनों लंग्स के अंदर। तो ये राइट, ये लेफ्ट लंग और ये राइट लंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आपका पल्मोनरी सर्किट है या पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और इसके बाद ब्लड जो है वो वापस आ जाएगा किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो पूरी की पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में जाता है, पल्मोनरी एओर्टा पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होती है, राइट में और लेफ्ट में, और ये जाता है उसके बाद लंग्स के पास, ठीक है। और लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद ये वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के जरिए। तो ये आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से जाएगा पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऊपर भी जाएगा ब्रेन की तरफ, और बाकी जितने भी एरियाज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब तक सप्लाई होगी। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। अक्सर लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि हार्ट जो है वो भी एक लिविंग स्ट्रक्चर है। तो हार्ट पूरी बॉडी तक तो ब्लड पहुंचा रहा है, लेकिन हार्ट खुद भी एक लिविंग स्ट्रक्चर है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी ग्लूकोज चाहिए। तो हार्ट की हमने तीन लेयर्स पढ़ी थी, एक एंडोकार्डियम थी जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर थी, उसके अलावा एक मायोकार्डियम और एक एपिकार्डियम थी। तो जो एंडोकार्डियम है, ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है, उसको तो ब्लड मिल जाएगा, जो ब्लड अंदर मौजूद है, जो वेंट्रिकल में ब्लड मौजूद है, जो एट्रियम में ब्लड मौजूद है, ठीक है। ये अगर मैं बनाऊं हार्ट, ठीक है, तो जो अंदर वाली लेयर है एंडोकार्डियम है, उसको तो ब्लड मिल जाएगा, जो ब्लड यहाँ पर मौजूद है उसमें से ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसमें से ग्लूकोज भी मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो इतनी मोटी लेयर है मायोकार्डियम की और उसके बाद जो एपिकार्डियम है, उसको ब्लड कैसे मिलेगा? तो उसके लिए खास तरह की आर्टरीज होती हैं जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज कहलाता है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये एओर्टा से निकलती हैं, जस्ट अबव द एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व, यानी जहाँ पे वेंट्रिकल और एओर्टा का कनेक्शन होता है, जहाँ पे सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं, तो जैसे ही एओर्टा स्टार्ट होता है वहां से कुछ आर्टरीज निकलती हैं जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं ये एक्सटर्नल सरफेस पे आपको मिल जाएगी, मैं दिखाऊंगा, और ये सप्लाई करती हैं किसे, ये हार्ट की वॉल को सप्लाई करती हैं। और फिर इनसे ब्लड जो है वो वापस वीनस सिस्टम के अंदर कैसे आता है, तो कुछ वेन्स होती हैं जिन्हें हम कार्डियक वेन्स कहते हैं, वो कार्डियक वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर छोड़ देती हैं। तो इफ यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज द एओर्टा, और एओर्टा से निकलती है ये एक ब्रांच जिसको आप राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, और इसकी फर्दर डिविजन्स होती हैं। एंड देन दिस इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी,
जिसकी अलग फर्दर ब्रांचेस होती हैं, जो कि एक नीचे आ रही है, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कहलाती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कहलाती है। खैर ओवरऑल दीज आर कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरीज, जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, और ये एओर्टा से निकलते हैं। और इसी तरह से वेन्स मौजूद होती हैं जो कि इस ब्लड को ड्रेन करती हैं। जहां पे आर्टरी खत्म होगी वहां से आगे वेन स्टार्ट हो जाएगी, और फिर इस वेन के जरिए ब्लड जो है वो ड्रेन होता है राइट एट्रियम के अंदर। इस डायग्राम के अंदर भी ये नजर आ रही है, ये रेड कलर वाली जो है ये आर्टरी है, और ये ब्लू कलर वाली जो है ये वेन्स है। तो ये एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर आपको आराम से नजर आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज द आर्टीरियल सिस्टम एंड दिस इज द वेनस सिस्टम। इनका ओरिजिन अगर मैं दिखाऊं, ओके सो ये हमारे पास एओर्टा है, ये हमारे पास एओर्टिक सेमिलुनार वाल्व है। तो सेमिलुनार वाल्व के बिल्कुल साथ ही जो है ये एओर्टा से ब्रांचेस निकल रही होती हैं, यानी इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे लड़की बैठी है ये वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल के बाद एओर्टा स्टार्ट हो रहा है, और एओर्टा के स्टार्ट होते ही यहाँ से कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं जो कि हार्ट को सप्लाई देती हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम वो होता है जो कि एक जगह से चीज लेके दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी इंटेस्टाइन्स है हमारी, उनसे जो भी ब्लड फ्लो करके जाता है वो डायरेक्टली हार्ट के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो पहले ड्रेन करता है लिवर के अंदर, और फिर लिवर से ब्लड जो है वो एंटर करता है राइट एट्रियम के अंदर। तो ये कहलाता है हमारे पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें होता यह है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो सारा का सारा ब्लड जो है जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बजाय इसके कि डायरेक्ट हार्ट के अंदर चले जाए, वो पहले लिवर के अंदर जाते हैं। तो लिवर चूंकि स्टोरेज ऑर्गन है तमाम न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो लिवर जो है वो उसमें से छांटी करता है, जो भी चीजें स्टोर करने वाली होती है उन्हें स्टोर करता है, जो भी एक्सेसिव चीजें होती हैं, ताकि उन्हें टाइमली रिलीज कर सके बाद में। तो ये पोर्टल सिस्टम होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड को लेकर लिवर तक देता है, और लिवर जो है वो फिर आगे इंफीरियर वीना केवा के जरिए उस ब्लड को फिल्टर करने के बाद, चीजें उसमें से निकालने के बाद वो शामिल कर वो दे देता है हार्ट को, ताकि हार्ट फिर उसे दोबारा से लंग्स के अंदर भेज सके। तो ये कहलाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसलिए कि लिवर जो है वो स्टोरेज के तौर पे बिहेव करता है, तो एक्सेसिव चीजें जो है वो ब्लड में नहीं घूम रही होती, लिवर अपने हिसाब से जो है ना वो रिलीज करते रहता है स्मॉल अमाउंट, ताकि जब आपने, क्योंकि एक पॉइंट पे आप खाना खाते हैं उसके बाद कई घंटों तक खाना नहीं खाते, लेकिन बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मेंटेन रहती है, तो वो इसी पोर्टल सिस्टम के जरिए होती है, पोर्टल सिस्टम की वजह से होती है। वरना ब्लड जो है वो अगर डायरेक्टली चला जाए तो लिवर के पास जो है वो स्टोरेज का मौका उसे नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हम लेते हैं, उन्हें एक्टिवेट करना होता है या फिर उन्हें डिटॉक्सिफाई करना होता है, तो वो भी जो भी आप ड्रग लेते हैं वो डायरेक्ट जाती है पहले लिवर, पहले जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद पहले लिवर में जाती है, और लिवर जो है वो उसको मॉडिफाई करता है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिन्हें एक्टिवेट करने का काम लिवर का है, बहुत सारी ड्रग्स हैं जिन्हें जो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिन्हें जो टॉक्सिक होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम लिवर का है, तो वो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इंश्योर करता है। देन देयर इज रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन स्टार्ट होती है एओर्टा से, एओर्टा से रीनल आर्टरी निकलेगी, ठीक है, ये हमारे पास है। तो एओर्टा से रीनल आर्टरी निकलेगी, रीनल आर्टरी जो है वो आगे जाकर डिवाइड होगी मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर, और मल्टीपल ब्रांचेस के बाद एक अदर स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो सप्लाई करता है एक तरह की कैपिलरीज को जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसको बजाय बताने के मैं इसको दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। सो दिस इज द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ये आपकी इंटेस्टाइन है, और इस इंटेस्टाइन से ये सारी की सारी ब्रांचेस मिलके एक बड़ी वेसल बनाते हैं जिसको पोर्टल वेन कहते हैं, और ये पोर्टल वेन जो है ये ब्लड को सप्लाई देती है लिवर को। ये सारा का सारा इंटेस्टाइन से जो ब्लड है ये फ्लो होकर पहले लिवर में जाते हैं, देन लिवर के बाद आगे ये हार्ट के अंदर वापस जाएगा। दिस इज द सप्लाई। आपका जो एओर्टा होता है जो कि सेंटर जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला था, तो वो घूम के नीचे की तरफ जाता है, पहले वो असेंडिंग होता है, फिर वो आर्च ऑफ एओर्टा बनता है, फिर वो डिसेंडिंग होता है, नीचे जाता है, तो उससे रीनल आर्टरी निकलती है। ये रीनल आर्टरी अंदर जाके मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। एक तरह की ब्रांचेस को सेगमेंटल आर्टरी कहते हैं, फिर एक तरह की ब्रांचेस को इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कहते हैं, फिर एक तरह की ब्रांचेस को आर्क्यूएट आर्टरीज कहते हैं जो कि टेढ़ी होती है। उसके बाद हमारा जो नेफ्रॉन है उसकी सप्लाई शुरू होती है, तो उसमें सबसे पहला जो ब्रांच बनती है उसको आप एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ठीक है। उन मल्टीपल ब्रांचेस के बाद यहाँ तक रीनल आर्टरी, देन सेगमेंटल आर्टरी, देन इंटरलोब्यूलर आर्टरी एंड देन आर्क्यूएट आर्टरी। इसके बाद कहानी शुरू होती है इसकी, ठीक है। ये हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल होता है। एफरेंट आर्टेरियोल एक कैपिलरी सिस्टम को सप्लाई करता है जिसको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहते हैं, और फिर एफरेंट आर्टेरियोल होता है। तो यहाँ से ब्लड आता है, इसके अंदर घूमता है, यहाँ से फ्लूइड फिल्टर होता है,
और आगे जितना भी जाता है वो फिल्ट्रेट कहलाता है, इससे आगे जाके यूरिन फॉर्म होता है एंड देन इफरेन आर्टेरियोल होता है। तो ये रीनल सर्कुलेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई है इसके अंदर। एब्डोमिनल एओर्टा से निकलेगी ब्रांच रीनल आर्टरी, वो जाएगी आपकी किडनी के अंदर, और आगे ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल नहीं होते, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। जो इफरेन आर्टेरियोल था, इफरेन आर्टेरियोल से आगे जाकर जो ब्रांचेस बनती है वो पेरिटिबुलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा कहलाते हैं। ये भी नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई देती हैं। अगर इसके अंदर मैं दिखा सकूं, हाँ, सो दिस इज द इफरेन आर्टेरियोल, ये वाला हिस्सा, दिस एरिया हेयर, यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होंगी एंड दिस वन इज नोन एज इफरेन आर्टेरियोल। सो इफरेन आर्टेरियोल के बाद ये ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। इनके अराउंड ये जो लाल कलर का स्ट्रक्चर है ये कहलाती हैं पेरिटिबुलर कैपिलरीज, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो नीचे जा रहा है ये कहलाता है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के दरमियान, लूप ऑफ हेनली के अराउंड जो ये लाल कलर का स्ट्रक्चर जा रहा है ये कहलाता है वाजा रेक्टा। तो ये दोनों जो है ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई देते हैं।